हेलो बच्चों, अब अपन अपना नेक्स्ट सैम्पल पेपर शुरू कर रहे हैं 3rd नंबर का। ठीक है, उसमें भी हमें वही ध्यान रखना है, मार्क्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करना है, टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं इस सैम्पल पेपर को। इसमें अपन बायो के क्वेश्चन कर रहे हैं सारे। तो वो अपना है 8 नंबर का क्वेश्चन बायो का। इन द गिवन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ। ये क्वेश्चन पहले भी बहुत सारे सैम्पल पेपर्स में आया हुआ है, तो डायग्रामेटिक है, तो इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो ज़रूर से आ सकता है। तो यहाँ आपसे ये पूछा गया है कि विच लेयर ऑफ द सेल्स वेयर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस विल अकर। 1 2 3 4 इसमें पार्ट्स दिए हुए हैं, आपको ये बताना है 1 2 3 4 में से सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा। तो सबसे पहली बात तो ये फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, जहाँ पर क्लोरोफिल मिलेगा हमें। और क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा, अपर और लोअर एपिडर्मिस में तो होता नहीं है, तो हमें वो स्पंजी पैरेन्काइमा जो बीच में मेसोफिल सेल्स हैं, पैलिसेड टिश्यूज़ हैं, वहाँ मिलेगा। तो आपको यहाँ वैसे भी डॉटेड से दिख रहा है। सेकंड और थर्ड पार्ट में हमें क्या मिलेगा, क्लोरोफिल मिलेगा। ठीक है, और सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन अपना क्या है, यहाँ पे देखते हैं, उसमें से बी ऑप्शन है। ठीक है, तो करेक्ट अपना बी आंसर सही है इसका। अब नेक्स्ट वापस देखिए, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया अपना एक ये एनसीईआरटी में दे रखा है डायग्राम एज इट इज। तो उसके लिए आंसर क्या, व्हाट इज आस्किंग नेम द केमिकल इंडिकेटेड एज एक्स। ठीक है, जो प्लेट में चीज़ें रखी है, एक्स सब्सटेंस रखा है, वो एक्स है क्या। तो एक्सपेरिमेंट था, एक पॉटेड प्लांट है, उसमें हमने एक जार रखा हुआ है। ठीक है, तो हमने एक्स में क्या रखना है जो कि उस एक्सपेरिमेंट प्लांट के द्वारा रिलीज़ की गई CO2 को वो एब्जॉर्ब कर ले, उसका इफेक्ट ना है उसके ऊपर। तो यहाँ हम एक्स को लेंगे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका ये काम करेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको ये इसकी CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन अगेन बी आंसर सही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, थर्ड क्वेश्चन। द टेबल बिलोज gives the phenotypic ratio of tall and short pea plant in F1 and F2 generation। ठीक है, टॉल एंड शॉर्ट मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है आपको दोनों को इशू बता रहा है F1 F2 जनरेशन का रेशियो कौन सा सही है। ठीक है, चलिए आज मैं आपको एक बात और बताने वाली हूँ कि जो हम सैम्पल पेपर कर रहे हैं वो अपने सैम्पल पेपर जो हैं वो भी एजुकार्ट के हैं। एजुकार्ट ने जो हमें सैम्पल पेपर दिए हैं वो हम सॉल्व करवा रही हूँ मैं आज आपको। इसके सैम्पल पेपर ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह से भी आप खरीद सकते हैं, और मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने लिंक शेयर कर रखा है, वो उस लिंक से भी परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपका यहाँ पे 10th क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं ABCD, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगेन वो पूछ रहा है कौन से ऑप्शन सही है। F1 में ये हमें पता है सारे के सारे प्लांट्स टॉल होते हैं, तो जो भी रेशो आएगा वो F:0 को मतलब फुल 1:0 का होगा, तो 4:0 4:0। ठीक है, अब टॉल एंड शॉर्ट का पूछ रहा है या शॉर्ट एंड टॉल का, ये अपन को पढ़ना ध्यान है। टॉल एंड शॉर्ट, तो टॉल कितने होते हैं सेकंड जनरेशन में, फिनोटाइपिक रेशो की अपन बात कर रहे हैं, तो 3 टॉल है और 1 शॉर्ट होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अपन आते हैं 11th क्वेश्चन। अगेन डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, ये अपन को बहुत ध्यान रखना है हर बार कि जितने भी एनसीईआरटी के डायग्राम है वो हमें ढंग से देखने हैं। ठीक है, चलिए ऑब्जर्व द 3 फिगर्स गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स ट्रॉपिक मूवमेंट्स अप्रोप्रिएटली। अब ट्रॉपिक मूवमेंट ये है कौन सी, जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, जियोट्रॉपिज्म में आपको ये ध्यान देना है कि सही डायग्राम कौन सा है। देखिए फर्स्ट फिगर में रूट और शूट दोनों डाउनवर्ड्स हैं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, सेकंड में क्या है, रूट भी अपवर्ड है, शूट भी अपवर्ड है, नॉट पॉसिबल। थर्ड में क्या है, रूट डाउनवर्ड है, शूट अपवर्ड्स है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, तो अब आपके ऑप्शन क्या क्या हैं इसमें। ठीक है, सेकंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड सेकंड ओनली, थर्ड ओनली, थर्ड ओनली, तो डी अपना इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगेन देखो फिर डायग्राम का क्वेश्चन, मैंने इसलिए आपको बोला है डायग्राम हर चीज़ का, जबकि ये एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं है, लेकिन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बताया हुआ है, तो हमें ये भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, The given diagram depicts the process of pollination. Choose the option that will show the maximum variation in the offspring. वेरिएशन किससे आएगा। ठीक है, वेरिएशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्रॉस पॉलिनेशन चाहिए। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाना चाहिए, दूसरे प्लांट के फ्लावर तक जाना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे बी एंड डी ऑप्शन है, दिख रहा है आपको, बी और डी वाला जो है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बायो का है वो है, इसमें नहीं है, MCQs डन। आते हैं अपन असर्शन रीजन क्वेश्चंस पे। 17 18 19 20 4 क्वेश्चन होंगे, 17 18 19 और 20। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या पूछ रहा है, केमिस्ट्री का है, लेकिन ऑप्शन में आपको वही चीज़ ध्यान रखनी है कि ये पहले हमेशा
आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, कौन सा है, ए है, बी है, सी है, डी है, उन चारों में से ही आपको चारों क्वेश्चन के आंसर। चलिए 18 आ गया। हाइट इन पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स एंड इज दस जेनेटिकली कंट्रोल्ड। ठीक है, क्या बोला है, जेनेटिकली कंट्रोल होता है। ठीक है, रीज़न क्या है, सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल्स। ठीक है, सही है, दोनों चीज़ें सही है, वो भी सही बात बता रहा है, ये भी सही बात बता रहा है। ठीक है, सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन, डीएनए के अंदर ही हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, प्लांट शॉर्ट होगा, टॉल होगा, कलर क्या होगा, पोर्स कैसी होंगी, वो सब इसमें डिपिक्टेड रहता है। ठीक है, हाइट इन द पी प्लांट इज कंट्रोल बाय एफिशिएंसी। ठीक है, तो हाइट हमारी किससे कंट्रोल रहती है, जीन्स वगैरह से कंट्रोल रहती है। ठीक है, ये बात भी ठीक है अपनी। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, ए ऑप्शन ठीक हो गया। ए ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर ये हो गया। 19 क्वेश्चन देखिए, एम्फीबियंस कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीडेंटेड एंड डीऑक्सीडेंटेड ब्लड। करेक्ट है, एम्फीबियंस टॉलरेट कर सकते हैं। रीज़न, एम्फीबियंस आर द एनिमल्स विद टू चैम्बर्ड हार्ट। क्या ये सही बात है, नो। एम्फीबियंस के कितने चैम्बर होते हैं, एम्फीबियन का हार्ट जो होता है वो होता है 3 चैम्बर। ठीक है, मैं आपको डायग्राम बना के बता देती हूँ। एम्फीबियन का हार्ट जो होता है वो ऐसा होता है, ऊपर 2 तो ऑरिकल होते हैं, लेकिन वेंट्रिकल नीचे एक ही होता है। ठीक है, तो ऊपर तो ब्लड जो होता है वो सेपरेट रहता है, ऑक्सीजनेटेड और डिऑक्सीजनेटेड, लेकिन जब वो नीचे आता है वेंट्रिकल्स में तो दोनों ब्लड मिक्स हो जाते हैं। क्लियर, ठीक है। चलिए 19 भी हो गया, 20 भी हो गया, अपना 20 अपना है ही नहीं, फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन में से 20 में से ऑलमोस्ट यूँ समझ के चलिए बेटा 7 to 8 क्वेश्चन होंगे जो बायो के ही होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं अपन अब। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ इज द मोड ऑफ एक्शन इन बीटिंग ऑफ द हार्ट बीट डिफरेंट फ्रॉम द रिफ्लेक्स एक्शन। 4 एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। ठीक है, कैसे इसका डिफरेंस है, तो मतलब आपको हार्ट बीट में और रिफ्लेक्स एक्शंस में डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो हार्ट बीट क्या है आपकी, एक इनवॉल्यूंटरी एक्शन है। ठीक है, हार्ट बीट अपना क्या है, इनवॉल्यूंटरी एक्शन है, जबकि रिफ्लेक्स एक्शन है, मतलब किसी ने अपन को चाटा मारा तो अपन क्या करेंगे, वापस चाटा मारेंगे या उसको कुछ बोलेंगे। तो ये हमारा इनवॉल्यूंटरी एक्शन नहीं है, वॉल्यूंटरी एक्शन। हम चाहे तो बोलें, हो सकता है कोई अच्छा बच्चा है तो वो कुछ भी नहीं बोले उसको। ठीक है, तो वो इनवॉल्यूंटरी और रिफ्लेक्स एक्शन का वॉल्यूंटरी एक्शन में हो जाता है। ठीक है, सडन रेस्पॉन्स होता है रिफ्लेक्स एक्शन, किसी भी चीज़ के लिए पिन चुबाई तो अपने आप हाथ हटेगा, वो हमारा सोचने नहीं सोचने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बीटिंग ऑफ हार्ट में कोई स्टिमुलस नहीं चाहिए हमें, वो अपने आप है, मायोजेनिक है, ऑटोमेटिकली बीट होता है। जबकि रिफ्लेक्स एक्शन के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टिमुलस चाहिए, चाहे वो पिन हो, चाहे वो चाटा हो, चाहे वो कुछ हॉट ऑब्जेक्ट हो, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ स्टिमुलस चाहिए होता है। ठीक है, जो हार्ट बीट है आपकी वो ब्रेन से कंट्रोल होती है डायरेक्टली। ठीक है, जबकि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, चलिए ये होगा 3 डिफरेंस। 4 मार्क्स 2 मार्क्स का है तो कम से कम 4 तो हमें चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं, हार्ट बीट है, इसमें कोई स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व नहीं है, जब रिफ्लेक्स एक्शंस में स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, हार्ट बीट लाइफ टाइम चलने वाला काम है, कभी भी रुकेगी नहीं, और जिस दिन रुके अपना काम ख़त्म। ठीक है, जबकि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है किसी न किसी कंडीशन से वो रुक जाए, कोई काम करना बंद कर दे, बॉडी पार्ट या ब्रेन का पार्ट या स्पाइनल कॉर्ड उनको ऑर्डर देना बंद कर दे, मतलब उसका पहुंचना बंद हो जाए सेंसेशन, तो वो काम रुक सकता है। ठीक है, हार्ट बीट कभी कोई क्या, कभी स्लो धीरे भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। सामने टाइगर आ गया तो अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, नॉर्मली बैठे हुए हैं तो स्लो चलेगी आराम से। ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं हमेशा वो क्विक रेस्पॉन्स होता है रिफ्लेक्स एक्शन का। ठीक है, चलिए 2 नंबर का है तो 4 आपके सफिशिएंट रहेंगे, 4 से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। पेशेंट हुज गॉल ब्लैडर आर रिमूव्ड आर रिकमेंडेड टू ईट लेस ऑयली फूड। हाँ भाई, गॉल ब्लैडर हट गया तो कम खाना खाना पड़ेगा, ऑयली क्यों। सपोर्ट योर रिस्पॉन्स बाय मेंशनिंग इट्स फंक्शन। ठीक है, फंक्शन लिखना है, मतलब अब 2 आपके मार्क्स का है तो दोनों के 1 मार्क्स हो गए। गॉल ब्लैडर का काम क्या है, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है बाइल जूस को, जो कि लिवर बनाता है। ठीक है, अब जब बाइल जूस इसमें स्टोर होता है तो बाइल जूस का काम क्या है, ये आपके लिपिड को एमल्सिफाई करेगा। एमल्सिफिकेशन मतलब बड़े लार्ज मॉलिक्यूल हैं जो लिपिड्स के, फैट्स के, उनको मीडियम में कन्वर्ट करता है, सो दैट द एंजाइम कैन अटैक ऑन दैम। ठीक है, अगर
बाइल नहीं होगा तो एमल्सिफिकेशन नहीं होगा, एमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो एंजाइम उनके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, अटैक नहीं कर पाएंगे, उनको ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, और अगर वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम उनके ऊपर अटैक ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसे थोड़ा सा डाइट रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, हालांकि कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं भी मानते। नेम द सब्सटेंस अदर देन वाटर दैट आर रीअब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, what are the two parameters that decide the amount of water that is reabsorbed। ठीक है, वाटर के अलावा मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। यहाँ पे वाटर तो है, वाटर के अलावा अपने पास अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, ठीक है, कुछ सॉल्ट्स होते हैं। इसके अलावा बहुत सारा वाटर जो होता है वो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मेथड से हट जाता है। ठीक है, वहाँ से रिमूव हो जाता है। जो ट्यूब्यूल होता है, डिस्टल ट्यूबुलर पार्ट है हैंडले लूप के बाद वाला, उसमें से नेफ्रॉन्स के से वो हट जाता है वहाँ से। तो उसके बाद में अपन को क्या करना है, जो रिमेनिंग वाटर होता है उसके बाद हम जब वो सेलेक्टिव टेक्ट में चला जाता है आगे, तब हम उसको बोलते हैं यूरिन। अभी तक वो फिल्ट्रेट कहलाता है जब तक उसमें से सारा सेलेक्ट आउट या सीप्ड आउट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जब इसके ऊपर डिपेंड करेगा हमने दिन भर में कितना पानी पिया है। पानी ज़्यादा पिया है तो रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, पानी कम पिया है तो रीअब्जॉर्प्शन कम होगा। ठीक है, और जितना वेस्ट आपकी बॉडी में है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। आपकी बॉडी में वेस्ट ज़्यादा है, फिल्टर ज़्यादा होगा, फिल्टर ज़्यादा बनेगा फिल्ट्रेट। ठीक है, तो इस तरह से ये इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, यही पूछा गया था इसमें। 2 नंबर हो जाएंगे अपने। ठीक है, अब 26 क्वेश्चन आ जाएगा। A lot of waste is generated in neighborhood. However, almost all it is biodegradable. What impact will have on the environment or human health? क्या इफेक्ट आएगा? सोचो जरा, आपके घर के आसपास में वेस्ट इकट्ठा हो जाए तो अपने पास क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। अपने घर के बगल में ही सारे लोग कॉलोनी के कचरा डालते हैं तो क्या होगा, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल है, सब्जियों के छिलके ही हैं जो गाय भैंसों के लिए डाल देते हैं ना लोग बाग, जानवर खा जाएंगे नीचे आके, उसमें क्यों डालना, वेस्ट में डस्टबिन में क्यों डालना। तो एक्सेस जनरेशन जो है, एक्स्ट्रा वेस्ट जो है आपका, वो वहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा, डिकम्पोज होगा, धीरे धीरे डिकम्पोज होगा तो स्मेल करेगा ही करेगा। इसके अलावा फ्लाइज वगैरह वहाँ अट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, जो आपका ढेर है कचरे का, जो वेस्ट का हीप बना रखा है आपने, वहाँ पे बहुत फ्लाइज इकट्ठी हो जाएंगी और डिजीज़ भी हो सकती है। ठीक है, फ्लाइज इकट्ठी हो जाएंगी मतलब वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा, उनके ब्रीड करने के लिए एक स्पेस बन जाएगा जहाँ पे वो और जो रिप्रोडक्शन करके और ज़्यादा फ्लाइज बना लेंगे या जम्स बना लेंगे। ठीक है, कंडीशंस जो होती हैं वहाँ की बिल्कुल अनहाइजीनिक हो जाएंगी, स्मेल भी है, जम्स भी हैं, तो अनहाइजीनिक कंडीशन रह जाएंगी, वहाँ आपको खड़ा नहीं हो सकता, उस तरह की कंडीशन हो जाएगी। और जब अनहाइजीनिक कंडीशन है तो डिजीज़ तो ऑटोमेटिकली स्प्रेड होगी ही होगी। ठीक है, चलिए सेक्शन बी डन। नाउ कम टू द सेक्शन सी। 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29, yes। The leaf of the plant is covered with aluminium foil। चलिए, ये आपकी बुक में नहीं दे रखा है तो अब क्या करेंगे, देखो, सॉरी। The leaf of the plant were covered with aluminum foil. How would it affect the physiology of the plant? Justify your answer by giving a suitable reason। अब हमने एक लीफ है, लीफ के ऊपर हमने एल्यूमिनियम फॉइल लगा दिया। फॉइल लगाया तो क्या होगा, उस पर सनलाइट नहीं पड़ेगी। ठीक है, सनलाइट नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ग्लूकोज नहीं बनेगा। अब ये सारे काम है जो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इफेक्ट होंगे। ठीक है, अब अगर ग्लूकोज नहीं बन रहा है तो ऑक्सीजन भी नहीं बनेगी, ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन जाएगी नहीं तो CO2 अंदर कैसे आएगी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप है। इसके अलावा फिर वो नहीं है तो वेस्ट के फॉर्म में वाटर भी नहीं बनेगा, अंदर से जो लिया, लेकिन जो एक्टिविटीज़ में वाटर बनता है, वाटर हाइड्रोलिसिस वगैरह के थ्रू, वो सब कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, तो इसीलिए इस वाटर का मूवमेंट भी नहीं होगा। ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो सक्शन पुल काम नहीं करेगा, ट्रांसपिरेशन पुल काम नहीं करेगा, पुल काम नहीं हुआ तो पानी ऊपर स्टेम में चढ़ेगा नहीं। ठीक है, चढ़ेगा नहीं तो सॉइल में ही रहेगा वो पानी। ठीक है, तो जो सॉइल के मिनरल्स वगैरह हैं जो प्लांट को चाहिए होते हैं वो भी नहीं आएंगे, और वो नहीं आएंगे तो प्लांट का फूड कैसे बन पाएगा, प्लांट की रिक्वायरमेंट पूरी कैसे होंगी। ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर रेगुलेशन जो लीफ का है वो भी इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टोमेटा कवर हो गए ना, स्टोमेटा कवर हो रहे हैं तो ट्रांसपिरेशन रुक गया था, तो ट्रांसपिरेशन रुका, उसकी वजह से सारी गड़बड़ हो गई। ठीक है, 29 क्वेश्चन ये अपना हो गया। अब अपना है क्वेश्चन नंबर 30 फिजिक्स का है, अपने मतलब का नहीं है भाई। 32 भी नहीं है,
33 भी नहीं है, ओजोन 33 है ना भाई। वाई इज़ डैमेज टू द ओजोन लेयर ए कॉज ऑफ कंसर्न। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछते हैं ओजोन का क्वेश्चन, हर साल फिक्स्ड है, तो पढ़ लीजिए। ओजोन कंसर्न क्यों है? क्यों? क्योंकि ओजोन जो होती है हमें हार्मफुल रेज जो है सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो हमारे अंदर डिजीज़ कॉज कर सकती हैं अगर डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़े तो, ठीक है, तो उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है, ये एक शील्ड का काम करती है हमारे और ओजोन एनवायरनमेंट के बीच में, ठीक है। व्हाट आर द कॉजेज एंड व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट्स दिस डैमेज। कॉज क्या है इसका, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉज है मतलब कल्प्रेट मान सकते हैं हम उसको फुल्ली इसका CFCs क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, आपको एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखनी है, ठीक है, जो कि हम रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में और एसीज में यूज़ कर सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं, तो वो मेन कारण है इस चीज़ को डिप्लीट करने का, इस इंपॉर्टेंट लेयर को डिप्लीट करने का, ठीक है। स्टेप्स टेकन, हमने क्या लिया है स्टेप्स, उसने पूछा है कि हमने इसको बचाने के लिए क्या किया, तो स्टेप्स जो इसके लिए किए हैं बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं, जैसे हमारा कंट्री भी है, हमने भी साइन किया हुआ है, तो कुछ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ ने कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन किए हैं। डॉक्यूमेंट्स मतलब कुछ एक पेपर वर्क है वो साइन किया है कि वी विल ट्राई टू कट आवर ओजोन CFC प्रोडक्शन बाय दिस परसेंटेज, ठीक है, तो वो यूनेप के थ्रू क्योटो प्रोटोकॉल जैसे है, यूनेप है, हेलेंस की डिक्लेरेशन है, इस तरह से हमने साइन किया हुआ है कि हम CFCs के कंजप्शन को, उसके प्रोडक्शन को रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप इस डायरेक्शन में काम करती है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है जो कि इस डायरेक्शन में काम करता है। चलिए अब आ गए अपन सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी में 34, 35, 36 तीन क्वेश्चन है, 5 मार्क्स ईच, तो आपको एक एक तीनों का मिल जाएगा, एक बायो फिजिक्स और एक केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं बायो का क्वेश्चन कौन सा है। 36 गिवन बिलो आर सम सिचुएशन, एनालाइज एंड डिस्क्राइब द रीजन फॉर द सेम, ठीक है। वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू रिकन्स्ट्रक्ट द होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फिलामेंट इन द कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। भाई ये तो पहला भी क्वेश्चन है। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बेटा, हर जब अपना डेवलपमेंट होता है तो हर सेल का फेट डिसाइडेड होता है कि इस सेल से ये पार्ट बनेगा, इस सेल से ये पार्ट बनेगा, तो सारी सेल स्पेशलाइज्ड सेल होती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर उस पर्टिकुलर सेल को हटा दोगे, अगर कोई पार्ट को काट दोगे, तो वो बॉडी पार्ट फ्यूचर में डेवलप नहीं होगा, ठीक है, उसके ऑर्गन्स जो बनने वाले थे उससे ऑर्गन्स वो नहीं बनेंगे। तो यहाँ जो डिवीज़न होता है वो सेल बाय सेल होता है, और डिवीज़न सेल बाय सेल ही डेवलपमेंट भी होता है, तो सेल नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। बी पार्ट इसका, सेक्शुअल मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर नेसेसरी लिंक फॉर रिप्रोडक्शन, एलिसिडेट, ठीक है। मैच्योरेशन इज इम्पॉर्टेंट, क्यों, जब टिश्यूज़ अपने जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ हैं वो अगर मैच्योर हो जाएंगे, और मैच्योर होने के बाद में ही वो अपने हार्मोन्स वगैरह जो है वो रिलीज़ कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उस मैच्योरिटी के बाद ही उनकी सेल एक्टिवेट होंगी, एक्टिवेट होने के बाद ही डेवलपमेंट होगा और डिवीज़न होगा, तो इसलिए उनका जो फंक्शन है वो भी बाद में स्टार्ट होगा आफ्टर द मैच्योरेशन, ठीक है, तो इसलिए इसका मैच्योरेशन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप इसको पूरा आंसर लिख सकते हो कि जब ये मैच्योर होते हैं, प्यूबर्टी के बाद में जो चेंजेस होते हैं उसका आंसर को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, कि जब बॉडी मैच्योर होती है उसके बाद ही प्यूबर्टी आएगी, प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, प्यूबर्टी क्या होता है, वो हमें इस आंसर में ऐड करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चेंजेस जो हैं सेक्सुअल, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, बिकॉज 5 मार्क्स का आंसर है, तो आपको अपना आंसर थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जब मैच्योरेशन की बात है तो मैच्योरेशन होने के बाद क्या कैरेक्टर आ रहे हैं ह्यूमन बीइंग में, वो भी आप लिख सकते हो, बॉयज़ में और गर्ल्स में अलग अलग जो भी होते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए चॉइस क्वेश्चन सेकेंड क्या है, हाउ आर वेरिएशन यूजफुल फॉर द स्पीशीज इफ देयर इज अ ड्रास्टिक अल्ट्रेशन इन द निश एकदम चेंज हो जाए, जैसे मुझे डेजर्ट से ला के सीधा अंटार्कटिका पहुँचा दे तो मेरा तो टोटल डैमेज हो जाऊँगी, मैं तो नहीं रह सकते, या अंटार्कटिका के एनिमल्स को डेजर्ट में ला के रख ले, कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन पूरी की पूरी इस पॉइंट पे साफ़ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास वेरिएशन है तो आप ट्राई करोगे उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने का, ठीक है। तो जो भी पॉपुलेशन है उसमें अगर चेंज आते हैं थोड़े बहुत, तो हो सकता है वो वहाँ सर्वाइव कर जाए, मतलब चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाते हैं आपके, ठीक है। तो वेरिएशन एक स्पीशीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, एक टाइम ओवर द टाइम में, कि उस निश के चेंज होने पे उसकी पूरी की तरह पूरी जनरेशन जो है वो वाइप ऑफ नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका पार्ट है, एक्सप्लेन हाउ द यूट्रस एंड प्लेसेंटा प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशंस फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो आफ्टर इम्प्लांटेशन।
यूट्रस और प्लेसेंटा का जो कनेक्शन बनता है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में कैसे हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ स्टेप्स होते क्या हैं, यूट्रस की लाइनिंग थिक होती है, थिक होने के बाद में उसमें कनेक्शन डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो के साथ में, ब्लड का ट्रांसफ़र होता है ब्लड के थ्रू, और भी चीज़ें जो न्यूट्रिशन है, मदर के साथ में ऑक्सीजन है, वो सब उसको ट्रांसफ़र होती जाती है, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो इस तरह से मदर की तरफ से जो टिश्यूज़ होते हैं विलाइज के, ठीक है, कंटेन विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड्स ऑन द टिश्यू। तो मदर साइड से जो ब्लड स्पीशीज़ होते हैं उसके अंदर विलाइज जो होते हैं वो आपस में इंटरमिंगल्ड हो जाते हैं इस तरफ से, ठीक है। और सब इंटरमिंगल्ड होते हैं तो एक कनेक्शन बन जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, इसको ही अपन प्लेसेंटा बोलते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद में, ठीक है। तो दिस प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया, क्यों, सामान को एक्सचेंज होने के लिए, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, इन सबको मदर से एम्ब्रियो में जाने के लिए, और या एम्ब्रियो से वेस्ट को आने के लिए, और बाकी सब कामों के लिए जो एम्ब्रियो को करने होते हैं मदर के थ्रू। जब तक वो अंदर वॉर्म में है सारे काम मदर के थ्रू ही करेगा, ठीक है। तो मदर ब्लड के थ्रू सारी चीज़ों को निकालने के लिए उसको प्लेसेंटा की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो मसल्स हैं यूट्रस की उन्हीं में हार्मोनल के थ्रू पहले तो क्या करता है एम्ब्रियो या फीटस जो होता है, फीटस अपने आप को खुद ही बताएगा कि आई एम मैच्योर्ड ऑलरेडी, तो अब नाउ कंट्रैक्शन स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये सब फीडबैक मैकेनिज्म होता है, तो खुद के रिफ्लेक्स चालू करता है, खुद के रिफ्लेक्स देने के बाद में अंदर यूट्रस में जो है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स, ठीक है। हार्मोन्स जो चलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह से हार्मोन्स, वो ये काम करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने के बाद में बेबी की डिलीवरी हो जाती है। चलिए लास्ट सेक्शन है सेक्शन ई, ये आपके 4 मार्क्स ई जाएंगे, बायोफिजिक्स केमिस्ट्री। तो यहाँ कौन सा क्वेश्चन है बायो का अपन देख लेते हैं। पूजा हैज़ ग्रीन आई वाइल हर पेरेंट्स एंड ब्रदर हैव ब्लैक आइज। पूजा की केवल ग्रीन आइज है, बाकी सबकी तो ब्लैक ही है, ठीक है। चलिए अब पूजा की आइज ग्रीन क्यों है, पहले तो ये कारण बताना पड़ेगा, ठीक है, और उसका क्रॉस डेवलप करके बताना पड़ेगा अपन को जो भी आंसर इसने पूछा है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव गिवन इन्फॉर्मेशन इज द ग्रीन कलर आई है डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट। वो डोमिनेंट तो नहीं है। अब क्या कह रहा है, पूजा का हस्बैंड रवि हैज़ ब्लैक आइज पर हिज मदर हैज़ ग्रीन आइज एंड फादर हैज़ ब्लैक आइज, ठीक है। तो ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, रिसेसिव है। अगर डोमिनेंट होता तो सबके अंदर होता, मतलब पूजा के भाई बहन जो भी हैं उनके अंदर भी होता, लेकिन ये जो है वो रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। इसलिए केवल जब भी होमोजाइगस कंडीशन आएगी तभी की तभी ये ट्रेट डेवलप होगा। होमोजाइगस मतलब हमने जिससे भी इसको डिनोट कर रखा है स्मॉल लेटर जब एक साथ होंगे तभी की तभी ये करेक्टर आएगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द पॉसिबल जेनेटिक मेकअप ऑफ पूजा's ब्रदर्स आइज कलर। ब्रदर का आई कलर क्या है, ब्लैक है, तो ब्लैक है तो कैपिटल भी हो सकता है, ठीक है, बी मान लेते हैं अपन इसको, ठीक है। तो ये होगा इस तरह से, या तो भाई का कलर, भाई की इसका कलर का ये होगा ब्लैक है, डोमिनेंट है तो, ठीक है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है इसमें भी, ये भी हो सकता है क्योंकि इस कंडीशन में भी कैपिटल भी अगर है तो ब्लैक कलर ही है इसका डेवलप होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसका, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफस्प्रिंग ऑफ पूजा एंड रवि विल हैव ग्रीन आइज, ठीक है। तो पूजा की क्या है और रवि की क्या है, दोनों की देखनी पड़ेगी अपन को, ठीक है। चार वो पूरा अपन को क्रॉस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पूजा की अगर मान पूजा ने बोला है कि उसकी ग्रीन आइज है, ग्रीन का मतलब क्या है कि इस तरह से होगा उसके पास होमोजाइगस रिसेसिव, तभी उसकी ग्रीन आइज होगी, है ना। एक पॉसिबिलिटी है रवि की आइज ये हो, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसने क्या पूछा, चॉइस में नीचे देखते हैं, ठीक है। अब अपन इससे क्रॉस बनाएंगे, तो इससे क्रॉस बनेगा तो क्या बनेगा, ठीक है। एक अपन यहाँ लिख लेते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर लिखते हैं यहाँ पूजा वाला स्मॉल बी, ठीक है। अब इनको हम फिल करेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और ये स्मॉल बी 50-50% चांसेस है, ठीक है। दोनों के 50-50% चांसेस हैं कि उसकी ग्रीन आइज भी हो सकती है बच्चों के, ब्लैक भी हो सकती है,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्सो शो द इनहेरिटेंस ऑफ आई कलर इन द ऑफिस। हमने इनहेरिटेंस शो कर ही दिया चार्ट के थ्रू। 50% ऑफ द ऑफिस स्प्रिंग ऑफ पूजा's ब्रदर आर ग्रीन आइड विद द हेल्प ऑफ क्रॉस शो हाउ दिस इज पॉसिबल। ठीक है, अगर वो कह रहा है पूजा के भाई की ऑफिस स्प्रिंग मतलब भाई के बच्चे अगर 50% कह रहा है ग्रीन आई है तो कैसे पॉसिबिलिटी है ये। अगेन ये वाला हो सकता है पूजा की वाइफ मान लो रिसेसिव है, ठीक है, सेम चार्ट जो हमने बनाया था वही बन जाएगा। और पूजा का ब्रदर मान लो हेटेरोजाइगस है, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो सेम चार्ट बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो 50% चांसेस हो जाएंगे दोनों चीज़ें होने के कि 50% हो सकता है वो ग्रीन हो, 50% ब्लैक की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो आज अपना ये थर्ड सैम्पल पेपर कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए और अपन आगे की नेक्स्ट सैम्पल पेपर भी सॉल्व करने वाले हैं। तो 3 हो गए हैं। आई होप आपने भी सब कर लिया होगा अच्छे से। तो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट पार्ट।